बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हेल्थ वाइज में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, मैं मोहम्मद इमरान और आज की इस वीडियो में मैं आपको फोलिक एसिड का रिव्यू देने जा रहा हूं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि फोलिक एसिड के हमारी बॉडी में क्या फंक्शंस हैं, प्रेगनेंसी के दौरान इसकी ज़रूरत क्यों बढ़ जाती है और प्रेगनेंसी के दौरान अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो बेबी के डेवलपमेंट में कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी के अलावा इसके क्या यूजेस हैं, इसकी डोज़ क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसकी कंट्रा इंडिकेशंस मतलब कौन से पेशेंट इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इन सब बातों के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फोलिक एसिड क्या चीज़ है और हमारी बॉडी में इसके क्या फंक्शंस हैं। फोलिक एसिड को फोलेट और विटामिन B9 भी कहा जाता है। हमारी बॉडी में इसके फंक्शंस की बात की जाए तो ये हमारे ब्रेन सेल्स की प्रोडक्शन करवाता है। इसके अलावा ये हमारे रेड ब्लड सेल्स यानी हमारे ब्लड की प्रोडक्शन करवाता है। इसके अलावा RNA और DNA जो कि जेनेटिक मटेरियल हैं उनकी प्रोडक्शन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। प्रेगनेंसी में इसके यूज़ की बात की जाए तो प्रेगनेंसी में इसकी ज़रूरत बढ़ जाती है। वैसे तो आम रूटीन में भी औरतों की इसकी ज़रूरत होती है, जब प्रेगनेंसी होती है तो इसकी ज़रूरत बढ़ जाती है क्योंकि बेबी के डेवलपमेंट में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो प्रेगनेंसी में अगर इसकी कमी हो जाए तो बेबी के डेवलपमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ जाती हैं जो कि बहुत ही सीवियर किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि बच्चे के लिए जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। तो शुरू में जब बेबी की डेवलपमेंट होती है तो बेबी में एक न्यूरल ट्यूब डेवलप होती है जिससे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनते हैं। तो अगर फोलिक एसिड की कमी हो जाए तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सही तरह से डेवलप नहीं हो पाते, जिन्हें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स कहा जाता है। तो इनमें ख़राबियाँ ये पैदा होती हैं कि बाज़ औक़ात ब्रेन के कुछ पार्ट नहीं बनते या फिर स्कल जो है वो सही तरह से डेवलप नहीं हो पाती। तो इस तरह के अगर बच्चे पैदा हो जाएं तो वो ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रह सकते। और अगर स्पाइनल कॉर्ड में ख़राबी पैदा हो जाए तो वो ये होती है कि स्पाइनल कॉर्ड की जो बैक बोन्स हैं वो सही तरह से क्लोज़ नहीं होती, जिससे स्पाइनल कॉर्ड का जो मटेरियल है वो थोड़ा बाहर की तरफ आ जाता है। तो इस तरह के जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो माजूर पैदा होते हैं, वो अपनी टांगों को सही तरह से हरकत नहीं दे पाते। तो ये बच्चे जो हैं सारी ज़िंदगी के लिए माजूर होते हैं। तो इस तरह की जो हैं बहुत ही सीवियर किस्म की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान फोलिक एसिड को ज़रूर प्रेस्क्राइब किया जाता है। प्रेगनेंसी के अलावा इसके दूसरे यूज़र्स की बात की जाए तो इसे अनीमिया यानी खून की कमी के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है। अनीमिया की एक कंडीशन जिसे मेगालोब्लास्टिक अनीमिया कहा जाता है जो कि फोलेट की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। इसमें रेड ब्लड सेल्स बनते तो हैं लेकिन ये अपने साइज़ से ज़रा बड़े होते हैं और सही तरह से फंक्शन नहीं कर पाते। तो इसके ट्रीटमेंट में भी इसे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एक मेडिसन मेथोट्रेक्सेट जो कि जोड़ों के दर्द और कुछ स्किन प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ होती है, उसका साइड इफ़ेक्ट होता है नौज़िया और वोमिटिंग। उसको कंट्रोल करने के लिए भी इस मेडिसन को प्रेस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा इसके और भी ऑफ लेबल यूजेस हैं। इसे डिप्रेशन में दूसरी एंटी डिप्रेसेंट मेडिसन के साथ भी प्रेस्क्राइब किया जाता है। कुछ नफ्सियाती प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे कि थिंकिंग स्किल्स की प्रॉब्लम है, उसमें भी इसे प्रेस्क्राइब किया जाता है। तो ये इसके मेन यूजेस हैं। अब बात करते हैं इसकी डोज़ की। तो प्रेगनेंसी में इसकी डोज़ की बात की जाए तो 400 माइक्रोग्राम डोज़ भी प्रेस्क्राइब की जाती है। अगर ज़्यादा कमी हो तो 800 माइक्रोग्राम भी प्रेस्क्राइब की जाती है। और बाज़ औक़ात अगर मिसकैरेज की हिस्ट्री हो या फिर बहुत ज़्यादा कमी हो तो 5 mg वंस डेली भी प्रेस्क्राइब की जाती है। अनीमिया में इसकी डोज़ की बात की जाए तो 5 mg वंस डेली प्रेस्क्राइब की जाती है। मेथोट्रेक्सेट के साइड इफ़ेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए इसकी डोज़ जो है ये 5 mg वंस वीकली यानी कि हफ़्ते में एक दफ़ा 5 mg की डोज़ प्रेस्क्राइब की जाती है।
अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। तो वैसे ये एक वेल टॉलरेटेड ड्रग है, इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, लेकिन बाज़ औक़ात भूख की कमी का मसला बन जाता है, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ का मसला बन जाता है, पेट में दर्द का मसला बन सकता है, नाउज़िया और वॉमिटिंग का मसला बन सकता है। तो ये इसके चंद साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो बाज़ औक़ात किसी पेशेंट में शो हो सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी कंट्राइंडिकेशंस की, मतलब कौन से पेशेंट में इसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो अगर आप इससे एलर्जिक हैं, हाइपर सेंसिटिव हैं, तो आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा इसे एप्लास्टिक अनीमिया में प्रेस्क्राइब नहीं किया जाता। एप्लास्टिक अनीमिया खून की कमी की एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बोन मैरो सेल जो है ये ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन नहीं कर पाते, तो इसलिए इस ट्रीटमेंट में इसे यूज़ नहीं किया जाता। इसके अलावा विटामिन B12 की अगर डेफिशिएंसी हो जिसकी वजह से अनीमिया हो जाता है, तो उसके ट्रीटमेंट में भी आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। तो ये थी इसकी कंट्राइंडिकेशंस। अगर आपके माइंड में इसके बारे में कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा किसी और मेडिसिन या मेडिकल रिलेटेड टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो तो उसका भी कमेंट सेक्शन में बता दें। अगली वीडियो आने तक अल्लाह हाफ़िज़।